हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एरोमेटिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी फिजिक्स क्लास की। मैं आपका अपना फिजिक्स कोच एक बार फिर से आ गया हूं लेक्चर थर्ड लेके, यूनिट एंड डायमेंशन का। सॉरी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक का नाम लेने से पहले मैं आप लोगों को एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ और एक कहानी बताना चाहता हूँ। कैरेक्टर का नाम मैं लिखने जा रहा हूँ। कैरेक्टर का नाम है सेर्गियो कैरेक्टर का नाम सेर्गियो मार्कीना। ये नाम अगर कोई जानता हो पहले से तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जानता हो तो मैं इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि ये क्या है। एक्चुअली ये ये जो कैरेक्टर है, ये एक वेब सीरीज का मेन कैरेक्टर है, जाना माना कैरेक्टर है, जिसको उस वेब सीरीज में द प्रोफेसर के नाम से जाना जाता था। प्रोफेसर। और वेब सीरीज का नाम है मनी हाइस्ट। एक्चुअली में ये स्टोरी एक हाइस्ट की है, एक चोरी की है। एक दूसरा कैरेक्टर मैं बोल देता हूँ अभी। दूसरे कैरेक्टर का नाम है वॉल्टर वाइट। या फिर उस सीरीज में इनका एक और नाम था हाइजेनबर्ग। ये दूसरे सीरीज में है। ये थे मनी हाइस्ट में और ये थे ब्रेकिंग बैड में। ये दोनों लोगों का नाम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कहानी स्टोरी नहीं सुनाने आया हूँ। ये दोनों कैरेक्टर्स जो है, ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही स्पेशल हैं और वेब सीरीज भी बहुत ही स्पेशल है। हालांकि अगर आप लोगों ने देखी होगी, इन दोनों में से कोई भी वेब सीरीज देखी होगी, तो आपको पता है होगा कि कितनी मजेदार कहानी है दोनों की। पर इन दोनों कहानियों में प्रोफेसर और हाइजेनबर्ग, ये दोनों की खास बात ये है कि इनका तो नाम प्रोफेसर है, चोरी के प्रोफेसर है। और इनका नाम प्रोफेसर नहीं, फिर भी ये प्रोफेसर है। और ये एक्चुअली में रियल लाइफ में एक केमिस्ट्री प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे। और इन दोनों की जो कहानियां हैं, इन कहानियों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सर्गियो मार्किना यानी कि द प्रोफेसर एक हाइस्ट प्लान करते हैं बैंक लूटने की। और एक्चुअली में वो अपने उनके फादर थे, वो भी एक चोर ही थे। तो चोरी की स्ट्रेटजी उन्होंने अपने फादर से सीखी थी और एक बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं। और एक्चुअली में ये जो प्लान है, ये कोई आम प्लान नहीं होता है। इतनी परफेक्शन से इस प्लान को डिजाइन किया होता है कि यहाँ पर फेलियर को भी इंक्लूड किया जाता है अपने प्लान में, कि अगर हम फेल हुए तो क्या करना है। अगर प्लान हमारा फेल हो गया, अगर हमारा प्लान काम नहीं किया, फिर मुझे क्या करना है। इस लेवल का प्लानिंग थी। यानी कि फेलर के लिए भी प्लान, और वो प्लान फेल हो गया फिर भी उसके लिए प्लान, और वो प्लान फेल हो गया फिर भी उसके लिए प्लान। तो बहुत ही अलग लेवल की वेब सीरीज थी ये। अ, एक बार इन्होंने बैंक से पैसे लूटे थे और दूसरी बार बैंक जो सोना इकट्ठा करके रखता था, उस सोने को लूटा था। तो दो कहानियां थी। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इंटरप्शन के लिए पहले ही माफी मांग लेता हूँ मैं। दूसरी कहानी है वॉल्टर वाइट की। वॉल्टर वाइट जो है ब्रेकिंग बैड में कैरेक्टर थे, और इनको लंग कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से ये इनकी जान जाने वाली थी। कुछ ही समय था इनके पास बचने, जिंदा रहने के लिए। उसके बाद ये मरने वाले थे, लगभग साल डेढ़ साल शायद वेब सीरीज के अकॉर्डिंग था। और हाइजेनबर्ग यानी कि जो वॉल्टर वाइट थे, इनको अपनी डेथ से ज्यादा अपनी डेथ के बाद उनकी जो फैमिली है उसकी चिंता होने लगी, कि मेरे जाने के बाद जो मेरी फैमिली होगी उसका क्या होगा। क्या वो कैसे खाएंगे, क्या वो वही लाइफ जी पाएंगे वैसे जैसे मैं जी रहा हूँ। क्योंकि उनके घर में उनकी वाइफ थी, उनके बेटे थे। और जो उनका बेटा था वो थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं, पैर वीक थे उसके, चलने में उसको दिक्कत होती थी। तो वो सोचे कि क्यों ना मरने के पहले मैं इतने पैसे कमा के चला जाऊं कि अपने मेरी जो फैमिली है मेरे जाने के बाद भी उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हाइजेनबर्ग ने यानी कि वॉल्टर वाइट ने एक प्लान बनाया। उन्होंने बोला कि हम मेथ कुक करेंगे। मेथ क्या होता है? एक्चुअली में एक नशीला पदार्थ है जिसको पाउडर के फॉर्म में कूट के कूट के और
इन्हेल किया जाता है नशा करने के लिए। तो उन्होंने मेथ कुक किया और मेथ कुक करने के लिए अपने ही एक स्टूडेंट जेसी पिंकमैन का सहारा लिया। उसके साथ मिलके उन्होंने बिज़नेस बनाया और बिज़नेस में उस दुनिया में इनका जो नाम था वो हाइज़ेनबर्ग था। यानी कि एक्चुअली में इनका नाम वॉल्टर व्हाइट था और बिज़नेस वाली दुनिया में, मेथ वाली दुनिया में, इस ब्लैक कारोबार में इनका नाम हाइज़ेनबर्ग था और बहुत सारे पैसे कमाए और दोनों कैरेक्टर इतने पावरफुल हैं कि खैर, अब यहाँ पर मैं इस बात की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? इन दोनों कैरेक्टर्स में ये दोनों वेब सीरीज़ इन कैरेक्टर्स की वजह से बहुत फेमस है। यानी कि वेब सीरीज़ से ज़्यादा ये कैरेक्टर्स फेमस है और ये कैरेक्टर्स जो है, ये अपने आप में बहुत ऐसी खूबी रखे हुए हैं जिसकी वजह से लोग इनके दीवाने हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको इन वेब सीरीज़ को देखने के लिए मजबूर करती। पर इनमें से मैं अटका कुछ चीज़ों पे। कहाँ पे अटका? सर्गियो मार्किना यानी प्रोफ़ेसर जो थे, वो एक ऐसे लेवल की प्लानिंग किए हुए थे कि उनका उनका प्लान फेल ही नहीं हो सकता था। क्योंकि जो फेलर था वो भी उनके प्लान का ही हिस्सा था, कि हम जहाँ फेल होंगे, वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं ये भी उनके प्लान का हिस्सा हुआ करता था। दूसरा, वॉल्टर व्हाइट। वॉल्टर व्हाइट जो इंसान थे, इन्होंने जो मेथ कुक किया था, उस दुनिया में इनके जैसा कुक कोई था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस सॉरी उस मेथ की जो प्योरिटी है, वो 99.1% थी। इससे ज़्यादा प्योर मेथ किसी ने बनाया ही नहीं था आज तक उस फ़ील्ड में और इस वजह से इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। मतलब कॉम्पिटिटर्स बहुत थे, पर इनके जैसा मेथ बनाने वाला कोई था ही नहीं, एक स्पेशल कुक। अब इन दोनों का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे, मेंशन क्यों कर रहा हूँ इस चैप्टर में? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों से हमको जो सीखने को मिलता है, वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसिज़न, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, ये दो कैरेक्टर्स फिक्शनल ही सही, लेकिन ये दो कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। सर्गियो मार्किना ने यानी प्रोफेसर ने जब प्लान बनाया था, तो उनके प्लान का उनका जो उनकी जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने वाले नॉर्मल ही बंदे थे। उसमें से कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। लेकिन जो प्लान था वो इतना परफेक्ट था कि वही ऑर्डिनरी बंदे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके चले गए थे, क्योंकि इनकी प्लानिंग ऐसी थी। अब प्रोफेसर यानी कि सर्गियो जब प्लानिंग करते थे, तो उनके हर एक प्लान के बाद कहाँ पर एरर हो सकती है, कहाँ पर गलती हो सकती है और जो गलती है फिर उसको कैसे सुधारना हो, ऑन द स्पॉट उस गलती को रिमार्क करके उसको सुधारना, ये प्रोफेसर की सबसे बड़ी खूबी थी। वॉल्टर व्हाइट की जो सबसे बड़ी खूबी थी कि वो कभी भी एक्सपेरिमेंट में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ते थे। ये जो प्योरिटी थी, ये प्योरिटी के साथ-साथ एक डेडिकेशन भी इनके साथ था। अगर किसी ने वेब सीरीज़ देखी होगी तो उनको याद होगा कि बहुत बड़े लैब में काम चल रहा था और उस काम को केवल वॉल्टर व्हाइट ने इसलिए नहीं होने दिया, 1 दिन के लिए पूरा कुकिंग होने ही नहीं दिया, क्योंकि उस लैब में एक मक्खी थी। समझ रहे हैं आप? एक मक्खी की वजह से उन्होंने उस दिन कुकिंग ही नहीं की। एक दिन में जो कुकिंग होती थी, वो कई 100 करोड़ की कुकिंग होती थी। यानी कि एक मक्खी की वजह से ये कई 100 करोड़ की कुकिंग को रोक दिए थे। ये होती है एक्यूरेसी, ये दोनों चीज़ें थी जो इन कैरेक्टर्स को स्पेशल बनाती हैं। तो एक्यूरेसी एक्चुअली में क्या है? प्रिसिज़न क्या है? और फिर जैसे इन दोनों ने एक काम किया था अपनी लाइफ में, जो भी तमाम तरह की एरर्स थे, उनको रिमूव किया था। तो एरर्स को रिमूव कैसे करते हैं, ये तरीका। तो एक्यूरेसी की बात करेंगे, प्रिसिज़न की बात करेंगे और बात करेंगे हम एरर एनालिसिस की। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, एरर एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं दोनों वर्ड्स को एक बार फिर से लिखता हूँ। मैंने लिखा था एक्यूरेसी एंड प्रिसिज़न। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने शब्दों में बताइए कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी किसको बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं सटीकता, कि हमारा आंसर कितना सटीक है। ये सटीकता का मतलब क्या है?
इस सटीकता का मतलब मैं बताता हूँ। जो भी आपकी डेफिनेशन है, उससे समझ में आ रहा होगा या फिर मैं जो बता रहा हूँ उससे समझने की कोशिश करिए कि एक्यूरेसी का मतलब क्या है, कि हम कितने सही हैं। अब सही या गलत का पैमाना क्या होगा, कि अगर हमको जो सच है वो पता हो, तभी हम डिसाइड करते हैं कि कौन सही कौन गलत। यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रॉड है और इस रॉड की लेंथ पूछी जा रही है। किसी ने बोला 3 सेंटीमीटर, किसी ने बोला 5 सेंटीमीटर। अगर इसकी एक्चुअल लेंथ नहीं पता हमको, हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कौन-सी वैल्यू एक्यूरेट है। सही बात। लेकिन अगर आपको बोल दे कोई कि इसकी लेंथ जो है वो 4.8 सेंटीमीटर थी। अब बताओ इन दोनों में से कौन एक्यूरेट? तो अब आपको समझ में आया कि नहीं, ये 5 सेंटीमीटर वाला एक्यूरेट है या फिर बोल सकते हैं ज़्यादा एक्यूरेट। तो अगर हमको एक्यूरेसी की बात समझनी हो, तो हमको एक बात पता होनी चाहिए कि इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको क्या है, वो क्या है? यानी कि हमको क्या पता होना चाहिए, इसकी ट्रू वैल्यू। अब ये ट्रू वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं? मेज़रमेंट से। लेकिन मेज़रमेंट करके ही तो हमको ये वैल्यू मिली है, तो मेज़रमेंट से ट्रू वैल्यू का पता कर पाना बहुत मुश्किल चीज़ है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कुछ-कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हों, जिसका ट्रू वैल्यू हमको कभी ज़िंदगी में पता ना चले। जैसे कि मैं इस पेन की लेंथ पूछूँ, तो इस पेन की लेंथ कैसे पता कर सकते हैं? मेज़र करके। तो मेज़र जब करेंगे, तो कुछ तो ऐसी मतलब कुछ तो वेरिएशन आएगा, कुछ तो एरर आएगी। हो सकता है कि मैं बोलूँ कि मैं बहुत एररलेस होने की कोशिश करूँ, पर स्केल कितना मेज़र कर सकती है? 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम। अरे मीटर स्केल जो हम यूज़ करते हैं, वो कितना मिनिमम मेज़र कर सकती है? 0.1। तो अगर 0.1 से पॉइंट मतलब इसकी लेंथ मान लेते हैं 3.12345 सेंटीमीटर हो। तो जब मेज़र करेंगे तो 3.12 या 3.2 ही तो मेज़र करेंगे। उसके बाद की वैल्यूज़ तो हम मेज़र ही नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि इसकी ट्रू वैल्यू कुछ और हो, पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इतना कम मेज़रमेंट वाला है ही नहीं कि इसकी ट्रू वैल्यू एकदम सटीकता से नाप सके। डेसिमल के बहुत ज़्यादा करेंगे तो 2 डिजिट तक नाप लेंगे, डेसिमल के 3 डिजिट तक नाप लेंगे, डेसिमल के 100 डिजिट तक थोड़ी नाप सकते हैं हम, मेज़रमेंट तो कर ही नहीं सकते। तो हो सकता है इसकी ट्रू वैल्यू हमको कभी पता ही ना चले। फिर हम ट्रू वैल्यू डिसाइड कैसे करते हैं? तो ट्रू वैल्यू को डिसाइड करने का भी एक तरीका है, वो तरीका आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ट्रू वैल्यू कभी भी हमको पता नहीं चलती है। ट्रू वैल्यू हमको मानना पड़ता है कि हम इसी को ट्रू वैल्यू बोलेंगे। हालाँकि मानने के पीछे इतना इलॉजिकल कारण नहीं है। मानने के लिए हम जो तरीका यूज़ करते हैं, एक्चुअली में वो तरीका बहुत ही सैटिस्फैक्टरी है। उससे बेटर तरीका हो नहीं हो सकता। इसलिए उसको हम चूज़ करते हैं ट्रू वैल्यू निकालने के लिए। ठीक? तो अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी हमको समझ में आई। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? कि ये 3 और 5 को हम में से हमने 5 को एक्यूरेट क्यों बोला? क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा करीब था। तो एक्यूरेसी की डेफिनिशन क्या बोल सकते हैं? क्लोज़नेस टू द ट्रू वैल्यू इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर इसकी डेफिनिशन लिखनी हो, तो लिख सकते हैं एक्यूरेसी इज़ डिफाइंड एज़ एक्यूरेसी इज़ डिफाइंड एज़ क्लोज़नेस टू द ट्रू वैल्यू। इस ट्रू वैल्यू को अभी के लिए हाइलाइट करके रखना। इस कैसे निकालते हैं इसकी बात आगे करेंगे। क्लोज़नेस टू द ट्रू वैल्यू। अब बात करते हैं प्रिसिज़न की। प्रिसिज़न क्या होता है? मान लेते हैं कि एक वैल्यू है 2.5 केजी, एक वैल्यू है 2.432 केजी, एक है 2.695432 केजी। 3 रीडिंग मैंने दी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है? तो हम ये एक्यूरेट तब तक नहीं बता सकते जब तक हमको ट्रू वैल्यू ना पता हो। क्योंकि एक्यूरेसी का मतलब ही है क्लोज़नेस टू द ट्रू वैल्यू। तो हमको या तो ट्रू वैल्यू पता हो कि मेज़र कितना किया गया था। अगर ये पता होगा तो हम एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं पूछूँ कि कौन ज़्यादा प्रिसाइज़ है, इसके लिए हमको ट्रू वैल्यू का पता होना ज़रूरी नहीं है। हम कैसे निकाल सकते हैं इसको? हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, बशर्ते यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। यूनिट में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक? तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है?
सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। अगर किसी को नहीं पता हो तो जाके वो देख सकता है पिछला वीडियो। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2, 2 4, 2 6, 1 7, 8, ठीक है? या फिर ये देखो कि डेसिमल के कितने डिजिट बाद तक कोई मेज़रमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर डेसिमल के 1 डिजिट के बाद मेज़रमेंट हुआ है। यहाँ पर डेसिमल के 3 डिजिट और यहाँ पर डेसिमल के बाद 7 डिजिट। तो डेसिमल के बाद जो ज़्यादा डिजिट तक मेज़रमेंट किया गया हो या फिर जो सबसे कम से कम वैल्यू मेज़र कर सकता हो, मैंने 3 डेफिनिशन बोली। सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, डेसिमल के सबसे ज़्यादा कौन मेज़र कर सकता है? तीसरी बात, कौन सबसे कम से कम वैल्यू मेज़र कर सकता है? ये तीनों हाई प्रेसिजन की बात है। जैसे कि मैं पूछूं कि 0.00000001 केजी कौन मेजर कर सकता है? ये मेजर कर सकता है? नहीं। ये मेजर कर सकता है? नहीं। ये मेजर कर सकता है? हाँ। तो ये ज्यादा प्रिसाइज है क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू ये मेजर कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रेसिजन का मतलब क्या है? प्रेसिजन को लिखा जा सकता है कि द वैल्यू विच हैज मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज मोर प्रिसाइज, पहली बात। दूसरी बात, या फिर द वैल्यू विच हैज मोर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इज मोर प्रिसाइज, या फिर तीसरी बात, द वैल्यू विच हैज which the instrument which can measure lowest number या least lowest least count is called highly precise। यानी कि लीस्ट काउंट की वैल्यू अगर कम होती जाएगी, लीस्ट काउंट जितना ही कम होगा, प्रेसिजन उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया? इस बात को मैं लिख दूं क्या? लिख देते हैं। ये एग्जांपल लिख लेना आप लोग सॉरी। हाँ, तो मैंने बोला प्रेसिजन। प्रेसिजन के लिए क्या बोल सकते हैं? द रीडिंग विच हैज the reading which has more number of significant figure is more precised। पहली चीज। दूसरी डिफिनेशन मैंने क्या बोली थी? दूसरी डिफिनेशन बोली थी मैंने, the value which has more digits after decimal is more precised। और जो तीसरी बात वो क्या है? तीसरी बात मैंने बोली थी कि the value with lowest least count, the value with lowest least count is more precised या मोस्ट प्रिसाइज्ड। समझ में आया? तो ये 3 डेफिनिशन हो गई प्रिसिजन की। तो अब एक्यूरेसी और प्रिसिजन में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? एक्यूरेसी को जानने के लिए हमको ट्रू वैल्यू का पता होना चाहिए, प्रिसिजन को जानने के लिए हमको ट्रू वैल्यू का पता नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा डिफरेंस ये, ठीक है? यहाँ पर क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू देखनी है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर से कोई दिक्कत नहीं है। प्रिसिजन में हमको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या डेसिमल के बाद के डिजिट्स को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? तो कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू किसी चीज की हमको पता है, ट्रू वैल्यू में लिख देता हूँ, किसी चीज के अपने को पता है कि वो 3.59 सेंटीमीटर, 3.59 सेंटीमीटर। अब एक मेजरमेंट किसी ने किया, उसने बोला कि मेरा मेजरमेंट तो भैया 3.4 सेंटीमीटर आया। दूसरे ने बोला कि मेरा मेरा 3.685 सेंटीमीटर। चौथे ने बोला, तीसरे ने बोला कि मेरा 3.89 सेंटीमीटर आया और किसी ने बोला कि मेरा 4 सेंटीमीटर आया। तो इसमें से अब देखते हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। तो सबसे ज्यादा क्लोज जो होगा वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब इसमें और इसमें पेज फंसा कि 3.6 उधर लिखा, 3.4 इधर लिखा, 3.59 यहाँ पे देखिए। तो 3.59
कि सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, तो ये है। तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, तो इसको बोलेंगे मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, लेकिन अभी ये मोस्ट प्रिसाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखते हैं प्रेसिजन का मतलब मैंने क्या बोला था कि प्रेसिजन को जानने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं हम उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2, यहाँ पर डेसिमल के बाद 0। तो सबसे ज्यादा डेसिमल के बाद डिजिट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये मोस्ट एक्यूरेट भी है और यही वैल्यू मोस्ट प्रिसाइज्ड भी। समझ में आया? आई होप इस क्वेश्चन के आधार पे आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब ये समझो कि मैंने ये जो वैल्यूज लिखी है, एक्चुअली में हम जब मेजरमेंट करते हैं तो यही एक्चुअली में आ जाए ये जरूरी नहीं। हमारी जो वैल्यू आती है वो कुछ कुछ ऐसी ही आती है जैसा मैंने लिखा है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कभी अपने स्कूल वगैरह में, तो वहां पर जब मेजरमेंट करने को बोला जाता है तो हम जो मेजर करते हैं उसमें कई सारी रीडिंग आती है। एक बार कुछ और आती है, अगली बार कुछ और आती है, अगली बार कुछ और आती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ कुछ ना कुछ उसमें एरर रह जाती है। अगर उस एरर को कम करना चाहे तो कम करने का तरीका है कि सबसे पहले तो एरर को कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो तो इस तरह से एरर आती है, इस तरह की वैल्यूज आती है। अब ये है ट्रू वैल्यू और ये है हमारी मेजर करके जो वैल्यू आई, तो इसको हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो है वो कुछ और है, मेजर्ड वैल्यू जो है वो कुछ और है। यानी कि मेजरमेंट हमने जो किया है उसमें कुछ तो गलती है, कुछ तो एरर है। ठीक है, और वो एरर क्या होती है, एरर कितनी होती है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम मेजर्ड वैल्यू में से घटा देंगे ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को जब घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है एरर। अब ये अब बात हमको करनी है इस पे, एरर पे, कि ये एरर क्या चीज है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे और हम बात करते हैं एरर की। एरर क्या चीज, तो एरर को मैंने बता दिया कि ये तो एक्चुअली में क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ये तो इसकी सीधी सीधी डिफिनेशन होगी, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ये तो अपने को समझ में आ गया। अब ये एरर कहाँ-कहाँ से आती है, कैसी-कैसी होती हैं, कितने तरह की होती हैं, अब इसको समझना है। ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि जब हम एरर को खत्म करना चाहते हैं, तो एरर को खत्म करने के लिए हमको एरर का पता भी होना चाहिए कि कहाँ है, कहाँ से आई है, कितनी तरह की है। ठीक है? जैसे मैंने शुरू के 2 कैरेक्टर्स का नाम लिए थे, उन लोगों ने एरर को कम किया था, जितना हो सकता है उतना कम किया था। लेकिन उन दोनों की खास बात ये थी कि वो एरर को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। सबको वो दोनों को पता था कि एरर कहाँ से आ सकती है, कितने तरह की होती है। तो अब अपने को समझना है कि एरर कितने तरह की हो सकती है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझते रहें। एरर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ टोटल ऑफ 3 पार्ट्स में। जो हमारी पहली तरह की एरर है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। कौन सी एरर? सिस्टमैटिक एरर। जो हमारी दूसरी तरह की एरर है, इसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। और जो तीसरी एरर है, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। तो टोटल में हमारे पास कितनी एरर हो गई? 3, सिस्टमैटिक, रैंडम एंड क्रॉस। ठीक, अब इसमें से हम जरा ध्यान से समझते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। सिस्टमैटिक एरर, जैसा कि हमको नाम से दिखा रहा है कि ये है एरर रेज्ड ड्यू टू सिस्टम। अब सिस्टम में क्या क्या है, जब हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं
तो इस मेज़रमेंट के सिस्टम में क्या-क्या इन्वॉल्व हो सकता है? ज़रा खुद से सोचो। मेज़रमेंट के सिस्टम में क्या-क्या इन्वॉल्व है? एक तो वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेज़रमेंट कर रहे हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि मेज़रमेंट जब भी कर रहे होंगे तो कोई ना कोई सिस्टम, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे मेज़रमेंट कर रहे होंगे। तो कोई तो में इंस्ट्रूमेंट होगा, वो इस सिस्टम का हिस्सा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ पर जिस जगह पे आप कर रहे हैं वो जगह उस सिस्टम का हिस्सा है, दूसरी बीत बात होगी। तीसरी बात कि आप खुद, मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूँ। तो एक तो वो क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेज़रमेंट कर रहे हैं। तीसरा वो जगह है जहाँ पर हम मेज़रमेंट कर रहे हैं और तीसरा हम खुद हैं, यानी एक्सपेरिमेंटर है जो मेज़रमेंट कर रहा है। तो टोटल ऑफ सिस्टम के कितने हिस्से? 4। मैंने इन 4 को क्या बोला? लिख देते हैं। सिस्टम किनसे मिलके बना है? 4 नाम मैंने लिए। जो पहला मैंने बोला वो है क्वांटिटी। खुद वो क्वांटिटी जिसको मेज़र किया जा रहा है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट जिससे मेज़रमेंट हो रहा है। तीसरा है लैब या वो प्लेस जहाँ पर हम मेज़रमेंट कर रहे हैं। और चौथी चीज़ क्या है? एक्सपेरिमेंटर, जो भी एक्सपेरिमेंटर जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है? तो ये रही सिस्टम एरर। इनमें से किसी भी जगह पे एरर आए, ये चारों की चारों एरर किसकी एरर है? सिस्टमैटिक एरर। यानी कि या तो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी आ जाए, या तो उस क्वांटिटी में ही गड़बड़ी आ जाए जिसको हम मेज़र कर रहे हैं, या तो जो एक्सपेरिमेंटर है उसमें गड़बड़ी आ जाए, या तो जहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें गड़बड़ी आ जाए। इन चारों में से कहीं पे गड़बड़ी आएगी तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। फिर दूसरी आती है रैंडम एरर। रैंडम एरर, यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर की सबसे बड़ी खूबी है कि कहाँ से एरर आ रही है उसका सोर्स हमको पता है। चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे क्वांटिटी हो, चाहे लैब हो, चाहे एक्सपेरिमेंट हो, अपने को सोर्स तो पता है ना। लेकिन रैंडम एरर में वो एरर्स आती है जिनका सोर्स नहीं पता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपके घर में या किसी बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हैं, उसमें से पानी की लीकेज आ रही है और उसमें करंट, जो पानी लीक लीक कर रहा है बोर्ड में से, मतलब ये जो आपका होल लगा हुआ है पंखा चलाने वाला, जो बोर्ड लगा हुआ है, प्लग लगा हुआ है, वहां से पानी लीक कर रहा है और उस पानी में करंट दौड़ रही है। तो आप किसको बुलाएंगे? इलेक्ट्रिशियन को या प्लम्बर को? मामला फंस गया। इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर को तो तब बुलाएंगे जब हमको पता होगा कि जो गड़बड़ी कहाँ पे है। बोला ना, आप दोनों को पड़ेगा, क्योंकि प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन वाला काम नहीं कर पाएगा, करंट कहाँ उतर रही है वो नहीं ठीक कर पाएगा, और जो इलेक्ट्रिशियन है वो प्लम्बर वाला काम नहीं कर पाएगा। तो दोनों को बुलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम सोर्स ऑफ एरर में कन्फ्यूज़। तो रैंडम एरर उस तरह की एरर को मतलब काउंटर करती है जो जिनका सोर्स हमको नहीं पता। अब कैसी एरर हो सकती है जिनका सोर्स हमको नहीं पता? मान लो कोई एरर है जो टेम्परेचर की वजह से आ गई हो, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। कोई एरर हो जो चेंज इन प्रेशर की वजह से आ गई हो। कोई एरर हो जो एयर की डेंसिटी की वजह से आ गई हो। अब ये सब चीज़ें हमको कैसे पता चलेंगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एयर की डेंसिटी क्या है? पर एक्सपेरिमेंट में वो इफ़ेक्ट तो डाल रही होगी ना कहीं न कहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है? हम ये सब चीज़ें अनुभव नहीं कर पाते हैं, पर वो एक्सपेरिमेंट में कुछ न कुछ इफ़ेक्ट डाल रही है। एयर की स्पीड मान लो, एयर की स्पीड है, तो एयर की स्पीड भी तो कुछ न कुछ इफ़ेक्ट डाल ही रही होगी। अब मान लो मैंने फैन वगैरह सब कुछ ऑफ किया है, मुझे लगता है कि नहीं, एयर की स्पीड कुछ इफ़ेक्ट नहीं डाल रही हो सकता है कि अगर कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, तो वहाँ की एयर ऊपर उठी, बगल की एयर उस जगह को फ़िल करने के लिए फ्लो कर गई, तो एयर का फ्लो तो वैसे भी हो सकता है और उसने कुछ एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब कर दिया तो। तो रैंडम एरर में वैसी एरर्स होती हैं जिनका सोर्स हमको पता नहीं होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? एरर कॉज़्ड ड्यू टू अननोन सोर्सेस। अब तीसरे एरर की बात करने से पहले मैं इन दोनों एरर के बारे में एक बार फिर से बात करूंगा कि सिस्टमैटिक एरर को करेक्ट किया जा सकता है। क्यों?
क्योंकि इसका सोर्स हमको पता है। जिसका सोर्स हमको पता है उसको सही करने में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मुझे पता हो कि गलती कहाँ पे हो रही है, तो मैं उस गलती को जाके ठीक कर दूँगा, वो एरर खत्म हो जाएगी। जैसे अगर इंस्ट्रूमेंट में पता हो गड़बड़ी है, तो इंस्ट्रूमेंट बदल लेंगे। अगर मुझे पता हो कि लैब में गड़बड़ी है या फिर कुछ जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस जगह में गड़बड़ी है, तो हम लैब में उस तरह की चीज़ों को अप्लाई कर लेंगे ताकि वो गड़बड़ी ठीक हो जाए। अगर हमको पता हो कि क्वांटिटी में गड़बड़ी हो, तो क्वांटिटी में हालाँकि जो गड़बड़ी होती है उसको हम अपनी एरर वाली चैप्टर में नहीं पढ़ते। क्वांटिटी में गड़बड़ी क्या होती है कि जिस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं उसी में गड़बड़ी हो। जैसे मान लो अगर मैं पूछूँ कई सारे 500 के नोट दे दूँ मैं आपको और मैं पूछूँ कि काउंट करके बताओ कितना है? तो मान लो 10 नोट है तो आप बोलोगे 5,000 लेकिन अगर उसमें से एक भी नोट नकली हुई, ठीक है? जो कि जाली नोट तो उसकी जो आपने काउंट किया 5,000 वो 5,000 तो उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू लीगली कितनी है? 4,500 500 तो उसमें से इल्लीगल हो गया ना, वो तो यूज़ ही नहीं कर सकते हम। तो जो क्वांटिटी है, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हुई? 4500 लेकिन जो 500 है, वो क्वांटिटी में एरर थी और जो क्वांटिटी में एरर है, उसको हम फिज़िकल मतलब ये कैलकुलेशन से हम नहीं पकड़ सकते। उसके लिए जो मशीन होती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उसको कैच करते हैं। ठीक है? तो क्वांटिटी वाली एरर को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। हम मानते ही नहीं कि क्वांटिटी में कोई एरर है, ठीक है? क्योंकि मान लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इनमें से किसी में दिक्कत हो एक्सपेरिमेंटर में अगर दिक्कत हो, एक्सपेरिमेंटर में क्या दिक्कत हो सकती है? एक्सपेरिमेंटर में दिक्कत ये हो सकती है कि उसको एक्सपेरिमेंट करने का तरीका नहीं पता हो, तो न तरीका सिखा दें। हो सकता है कि उसको पहले से वो कुछ वैल्यू सोच के आया हो कि मुझे ये निकालनी है, इसको बोलते हैं पर्सनल बायस। तो हम बोलेंगे कि अपने बायस को जितना दूर कर सकते हो, पहले से जितना अनबायस्ड रह सकते हो उतना रहो, ठीक है? तो इस तरह से हम ये दोनों एक्सपेरिमेंट को दोनों एरर को खत्म कम कर सकते हैं। रैंडम एरर का हमको सोर्स नहीं पता है, लेकिन फिर भी इसको ठीक किया जा सकता है, बार-बार रीडिंग कर लेके। तो क्योंकि हम मानते हैं कि रैंडम एरर दोनों डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर मैंने 10 बार किसी चीज़ की रीडिंग ली है, तो होप करते हैं कि 5 बार वो पॉजिटिव एरर आया होगा, 5 बार नेगेटिव एरर आया होगा और कुल मिला-जुला के जो हमारी वैल्यू आई होगी, जब एवरेज ले लेंगे, तो जो वैल्यू आई होगी उसमें रैंडम एरर ना होगी या कम होगी। इसीलिए आप अगर कभी एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो 1 बार नहीं 2-3 बार रीडिंग लेने को बोला जाता है, ताकि रैंडम एरर कम हो सके। तो इन दोनों एरर को करेक्ट किया जा सकता है। एक का सोर्स पता है, एक का सोर्स नहीं पता है, फिर भी दोनों को ठीक किया जा सकता है। ग्रॉस एरर कौन-सी एरर होती है? ग्रॉस एरर को हम बोलते हैं दूसरा नाम है इसका मिस्टेक। एरर और मिस्टेक दोनों में फ़र्क है। ग्रॉस एरर इज़ अ टाइप ऑफ मिस्टेक, ठीक है? यानी कि मिस्टेक इज़ अ टाइप सॉरी मिस्टेक इज़ अ टाइप ऑफ एरर। कौन-सी एरर होती है? ग्रॉस एरर। क्या होती है? एरर ड्यू टू अनअवेयरनेस। एरर ड्यू टू अनअवेयरनेस। अगर हम अवेयर नहीं हैं अपने एक्सपेरिमेंट को लेके, हम सतर्क नहीं हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो हम वो जो एरर आती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिस्टेक। इसको बोला गया है एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ग्रॉस एरर और मिस्टेक कैन नॉट बी करेक्टेड। इसको हम सही नहीं कर सकते क्योंकि अगर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो वो सही नहीं कर सकते। उसका बस एक ही तरीका है कि वो ध्यान देना स्टार्ट करे, ठीक है? तो अब ज़रा डिटेल में हम बात करते हैं सिस्टमैटिक और रैंडम एरर की। आते हैं अपने अगले पेज पे। बात कर रहे हैं सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर की। देखो, जो सिस्टमैटिक एरर है, मैंने बोला कि उसमें कई तरह की एरर हो सकती है, ठीक है? क्वांटिटी वाली एरर हो नहीं सकती, उसको हम इंक्लूड नहीं करते तो उसको बाहर रखते हैं। तो उसके बाद क्या आएगी पहली इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरी जो एरर आई, वो कौन-सी एरर हो गई? इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद मैंने बोला इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद एक्सटर्नल एरर जिसको बोल सकते हैं। एरर ड्यू टू एरर ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद तीसरा मैंने बोला कि एक्सपेरिमेंटल में एरर। एक्सपेरिमेंटल में जो एरर होती है, इसको हम
ह्यूमन एरर बोलते हैं, ह्यूमन और पर्सनल एरर। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है? एरर इन इंस्ट्रूमेंट, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी कारण की वजह से। और एक्सपेरिमेंटर को क्या बोलते हैं? एरर ड्यू ह्यूमन एरर या पर्सनल एरर। अब इन सभी को करेक्ट करने का तरीका क्या है? चेंज इन इंस्ट्रूमेंट, चेंज इन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल एरर में कई तरह की एरर आ सकती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर में दो जो बहुत पॉपुलर एरर है, उसमें से एक को हम बोलते हैं जीरो एरर और दूसरे को बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। जीरो एरर और लीस्ट काउंट एरर। जीरो एरर कौन सी एरर होती है? आप कभी देखे होंगे कि अगर हमने इंस्ट्रूमेंट पे से कुछ मेजर ही नहीं कर रहे हैं उस वक्त, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो उसका पॉइंटर है वो जीरो पे नहीं होता है। जैसे मान लो मैं एक वेट मशीन है, उस वेट मशीन पे कुछ भी नहीं रखा और फिर भी वो 5 ग्राम या 10 ग्राम की रीडिंग दिखा रहा है, तो वो कैसी एरर होगी? जीरो एरर। अब ये जो जीरो एरर है, ये दोनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। तो जीरो एरर कौन सी एरर होती है? वो एरर जो जब हम कुछ भी मेजर ना कर रहे हो, फिर भी कुछ रीडिंग दिखा रहा हो। ठीक है। अब इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है कि अगर पॉजिटिव एरर होती है तो उसको हम माइनस कर लेते हैं, जो मेजर्ड वैल्यू है। नेगेटिव एरर होती है तो उसको हम जोड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक मैंने रखा हुआ है वेट मेजर करने के लिए मशीन। ठीक है। कुछ भी नहीं रखा हो गया हो, फिर भी जो ये रीडिंग दे रहा है, इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है इनिशियली, वो मान लो 40 ग्राम है, 40 ग्राम है। ठीक। और मैंने कुछ इस पे रखा है, कुछ इस पे ब्लॉक मैंने रख दिया, और ब्लॉक रखने के बाद जो इसकी मेजर्ड वैल्यू आई, जो मेजर्ड वैल्यू मुझे मिली, वो मिली 170 ग्राम। तो 170 ग्राम इसने मेजर किया। 170 में से 40 तो ये पहले से ही मेजर कर रहा था। तो अब मुझे एक्चुअल वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेजर्ड वैल्यू में से इस एरर को माइनस कर दूं, 40 ग्राम को माइनस कर दूं। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर, माइनस कर दें। तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 170 माइनस 40, यानी कि जो मेजरमेंट आया था वो कितना था? 130 ग्राम। अच्छा, मान लेते हैं कि यही इंस्ट्रूमेंट है, पर अब की बार जो मेजर्ड वैल्यू दिखा रहा है वो -20 ग्राम दिखा रहा है। -20 ग्राम का मतलब कि जब कुछ भी ना रखा गया हो तब इसकी रीडिंग कितनी आ रही है? -20। और अब ये 170 मेजर कर रहा है। मेजर्ड वैल्यू अब कितनी है? 170। तो अब 170 मेजर कर रहा है, इसका मतलब कि ये जितना है उससे 20 कम कर रहा है, क्योंकि जब 20 ग्राम रखा होगा तब तो ये जाके 0 हुआ होगा। तो ये जितना भी मेजर कर रहा है वो एक्चुअली में 20 कम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? 170 में 20 जोड़ देंगे, तो जो एक्चुअल रीडिंग है वो कितनी आएगी? 190 ग्राम। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर पॉजिटिव एरर होती है तो उसको हम क्या कर रहे हैं? घटाते हैं। नेगेटिव एरर होती है तो उसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। या फिर इसका एक फॉर्मूला होगा कि मेजर्ड वैल्यू जो भी आई है उसको माइनस कर दो जीरो एरर के साथ, पर ये जो जीरो एरर है ये होना चाहिए विथ साइन। कैसे रखेंगे इसको? विथ साइन, यानी कि बिना साइन के जीरो एरर को नहीं रखा जाएगा। तो अगर मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर को साइन के साथ रखेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यानी घट जाएगा, अगर ये निगेटिव हुई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जीरो को करेक्ट करने का तरीका तरीका है। लिख लो, फिर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो लिख लो। फिर उसके बाद फिर उसके बाद लीस्ट काउंट एरर। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो मैंने बोला था कुछ लीस्ट काउंट के बारे में। क्या बोला था मैंने? लिस्ट काउंट के बारे में। क्या होती है?
कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जो मिनिमम पॉसिबल मेजर्ड वैल्यू होती है, मिनिमम पॉसिबल मेजर्ड वैल्यू का मतलब कि हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक औकात होती है कि वो सबसे कम वही वैल्यू मेजर कर सकता है, उससे कम वो कोई वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। तो जो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। अब मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि मैंने एक मशीन रखी है जो 0.0 केजी दिखा रही है। तो ये 0.0 केजी का मतलब क्या है कि डेसिमल के 1 डिजिट तक मेजर कर सकती है। और मैंने कोई सामान है जो 2.542 केजी का है। तो जब 2.542 केजी को रखेंगे तो ये 2.5 केजी ही मेजर करेगा, यानी कि 0.42 केजी इसने मेजर ही नहीं किया। और जब इसने मेजर नहीं किया तो ये मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो ये कैसी एरर एरर हो गई? ये इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर, कि इसका लीस्ट काउंट ही 0.1 केजी का है, उससे कम ये मेजर कर ही नहीं सकता। तो अगर ये 2.542 केजी मेजर नहीं कर पाया है, तो सोचो कि अगर ये 2.582 केजी होता, तो भी तो ये मेजर नहीं कर पाता, तो भी तुमको क्या बताता? 2.5 केजी बताता। तो एक्चुअली में अब इसको देखोगे तो 2.5 केजी थोड़ी रहा, ये तो 2.6 केजी हो गया ना। तो इसमें जो लीस्ट काउंट है, वो अपने लीस्ट काउंट के बराबर की गलती कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमेशा कर सकता है। यानी कि ये 2.5 केजी जो इसकी रीडिंग आई है, ये एक्चुअल में 2.5 नहीं है, 2.4 से 2.6 के बीच में ये रीडिंग कुछ भी हो सकती है। 2.4 क्यों बोल रहा हूँ? हो सकता है 2.48 या 49 समथिंग हो, तो भी तो ये 2.5 दिखा सकता है। तो ये अपने लीस्ट काउंट के भर की गलती हमेशा कर सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। ठीक है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट लीस्ट काउंट एरर हमेशा हमेशा कर सकता है। इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। इसको हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं जिसका लिस्ट काउंट और कम, पर वो अपने लिस्ट काउंट के बराबर की एरर करेगा। ये समझ में आया? तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? दोनों में चेंज इन इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर में भी हम या तो जीरो को करेक्ट कर लें या तो इंस्ट्रूमेंट बदल लें। ठीक है? फिर उसके बाद अगली जो एरर है उसको बोलते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसको खत्म करने का क्या क्या तरीका है? इसको खत्म करने का तरीका क्या है कि हम शुड डू एक्सपेरिमेंट इन प्रॉपर लैब्स, शुड डू एक्सपेरिमेंट्स इन प्रॉपर लैब। ठीक, ये तो हो गया। अब अपना जो एक्सपेरिमेंटर है या पर्सनल एरर है इसमें दो तरह की एरर होती है। पहली एरर डोंट नो मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट, पहला। और है दूसरा क्या है? हैव पर्सनल बायस। ठीक है? इन दोनों एरर को खत्म करने का तरीका क्या है? ये दोनों कॉज को ही खत्म कर दे। ठीक है? जो कॉज ऑफ एरर है उसी को खत्म कर दिया जाए। जो जिसको एक्सपेरिमेंट करने का तरीका नहीं पता है उसको एक्सपेरिमेंट करने का तरीका सिखा दिया जाए। ठीक है? और ह्यूमन या पर्सनल एरर में क्या है कि जो पर्सनल बायस लेके आया है उसको अपने पर्सनल बायस छोड़ देना चाहिए। पर्सनल बायस का मतलब क्या होता है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो पहले से ही कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट करके बैठा होता है कि हमको ये आएगा, ये मिलेगा या ये मिलना चाहिए। ठीक है? जो हमारा एक्सपेक्टेड काम है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, वो नहीं मिलना चाहिए। ये या फिर हम एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हैं कि हमको कुछ मिलना चाहिए। तो ये तरीका होता है एक्सपेरिमेंट करने का। जैसे कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो हमको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है। जो भी मिले उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करके और फिर हमको वही रीडिंग लिखनी चाहिए। यही कारण है कि जब भी जितने भी हम फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जितने भी इनोवेशंस देखते हैं या जितनी भी खोज देखते हैं, नई-नई डिस्कवरीज देखें, उन सभी खोजें वो सारी की सारी जो खोज हुई वो एक्सीडेंटली हुई। यानी किसी को पता नहीं था कि ये आने वाला है।
ठीक है? पर अगर कोई पहले से सोच के बैठा कि नहीं, नहीं मुझे यही चाहिए, तो जो रिज़ल्ट आया हुआ है वो उसको इग्नोर करके वही रिज़ल्ट लाने की कोशिश करते हैं जो अपने दिमाग में पहले से बैठा के रखे। तो जो नई चीज़ें हैं वो तो कभी आती ही नहीं ना। तो एक्सपेरिमेंट करने का सही तरीका यही होता है कि कभी भी अपने पर्सनल बायसेस को एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ना ही नहीं चाहिए। हमको कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि क्या आना चाहिए। ठीक है? तो ये 3 तरह की एरर हो गई हमारे पास। फिर उसके बाद रैंडम एरर जिसका सोर्स हमको नहीं पता होता है, उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, ठीक? और फिर ग्रॉस एरर को तो हम मिस्टेक उसको सुधार ही नहीं सकते। जो हमारा अगला टॉपिक है, वो है कैलकुलेशन ऑफ एरर और इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। कैलकुलेशन ऑफ एरर और उसको कई सारे अलग-अलग अलग-अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कैसे यूज़ करना है, ठीक है? तो अपना अगली क्लास का टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ एरर, ठीक है? इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। कैलकुलेशन ऑफ सॉरी कैलकुलेशन ऑफ एरर को पढ़ाएँगे नेक्स्ट क्लास में और कैलकुलेशन ऑफ एरर के साथ कुछ क्वेश्चंस भी कराया जाएगा एरर का कल, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए एरोमेटिक क्लासेस के साथ यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों के लिए और भी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद।